किस्मत किसको कहाँ ले जाए ये कोई नहीं जानता और ना किसी को ये पता होता कि एक पल में ऐसा क्या होने वाला है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। नेहा एक अमीर घर की बेटी थी, पर वो देखने में बहुत काली थी, इसलिए उसके लिए बड़ी मुश्किल से कोई रिश्ता आता था। इसलिए उसकी भाभी निधि हमेशा अपनी ननंद का मजाक बनाती थी। ऐसे एक दिन नेहा के लिए एक रिश्ता आता है। जैसे ही लड़के की फोटो नेहा की माँ जानकी के पास आती है, जानकी फोटो देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, लड़का दिखने में तो बहुत सुंदर है। अरे हमारी नेहा और इस लड़के की जोड़ी एक नंबर लगेगी। तभी वहाँ पर निधि आती है और निधि अपनी सास से बोलती है, माँ जी, जरा मैं भी तो देखूं, आखिर लड़का दिखने में कैसा है। देख बहू, लड़का बहुत सुंदर है। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द रिश्ते की बात फाइनल हो जाए और चट मंगनी पट ब्याह करवा दूं अपनी बेटी की। माँ जी, आपको नहीं लगता कि दीदी के मुकाबले ये लड़का बहुत ज्यादा ही स्मार्ट और गोरा चिट्टा है? आपको क्या लगता है ये लड़का दीदी से शादी भी करेगा? वैसे दीदी की जो पर्सनैलिटी है ना, उसे देखकर कोई गरीब मजदूर भी उनसे शादी करने को तैयार ना हो। देख बहू, तू इस घर की बहू है और कहीं ना कहीं मेरी नेहा की भाभी भी, लेकिन तब भी तू उसके लिए ऐसे उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अरे मेरी बेटी को लेकर ये दुआ कर भगवान से कि जल्द से जल्द नेहा की शादी हो जाए, क्योंकि अब तो धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ रही है और अगर सही उम्र पर शादी ना हो तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होती है। अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि दीदी की शादी हो जाए, पर जो हमारी नेहा दीदी में कमियां हैं उसे भी तो हम छुपा नहीं सकते हैं ना। सच बताऊं माँ जी, तो ऐसी बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं, पर सच्चाई तो ये है कि असल मायने में इनका कोई मतलब नहीं है। तुझे जितना बोलना था तूने बोल लिया। अब चुपचाप किचन में जा और अपना काम कर। मेरी बेटी है, मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। निधि की बातों से सास को बहुत बुरा लगता है। बेचारी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आंसुओं को संभालते हुए अपनी ननंद किशोरी को फोन करती है और कहती है, किशोरी देख, हमें लड़का बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ कि तू नेहा और इस लड़के की शादी की बात आगे बढ़ा दे। और हाँ, इन्हें बोल दियो कि दान दहेज की ये टेंशन ना ले, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं। अरे भाभी, एक दिक्कत है। मैंने नेहा की फोटो ना उनको व्हाट्सएप पे भेजी थी और मुझे क्या ही पता था कि उन्हें नेहा पसंद नहीं आएगी। उनका कहना है कि लड़की बहुत काली है, इसलिए हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और रही बात दान दहेज की, तो उनका ये भी कहना है कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमें एक सुंदर सी लड़की चाहिए जो गोरी चिट्टी हो। किशोरी, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काले हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ गोरे इंसान ही इंसान होते हैं और काले इंसान ही नहीं होते। क्या करे दीदी, ये सब तो अपनी अपनी सोच होती है। जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही सोचेगा। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ अगर कोई और रिश्ता मिल जाए तो। ऐसे ही समय बीत रहा था। नेहा की माँ आए दिन नेहा की शादी को लेकर चिंतित रहा करती, क्योंकि कोई भी नेहा से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे एक दिन नेहा शाम को अच्छे से रेडी हो रही थी, तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और वो नेहा से कहती है, क्या बात है नेहा बेटा, कहाँ जा रही है इतना बन ठन कर? कहीं कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया ना तूने? अरे माँ, तुम भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हो। अरे तुम्हें क्या लगता है दुनिया में कोई इतना बेवकूफ है क्या जो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? अरे आज मेरी फ्रेंड की शादी है, इसलिए मैं उसकी शादी में जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। पता नहीं कब मेरी बेटी की शादी होगी। तुझे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। ना जाने वो दिन कब आएगा जब मैं तुझे हंसी खुशी विदा करूंगी। अरे माँ, ये सब कब होगा और कब नहीं मुझे नहीं पता। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ शादी में। इतना बोलकर नेहा अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए कैब बुक कर रही थी कि तभी कैब ड्राइवर, जिसका नाम अमर था, वो घर के बाहर नेहा का वेट कर रहा था। नेहा उस कैब में बैठ जाती है और अपनी सहेली की शादी में जाती है। नेहा जैसे ही कैब से उतरती है, तभी कैब ड्राइवर नेहा से कहता है, मैडम जी, एक बात कहें आपसे। यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर है। अगर रात को आपको कहीं ड्रॉप करना होगा ना, आप हमें बता दीजिएगा, हम आकर आपको ड्रॉप कर देंगे। हाँ, रात को तो मुझे घर जाना ही होगा। एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको फोन कर दूंगी।
ठीक है मैडम जी, आप नोट कीजिए। और इस तरह नेहा और अमर का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। रात के तकरीबन 2 बजे नेहा अमर को फोन करती है। अमर तुरंत कैब वेन्यू के बाहर ले आता है। दोनों गाड़ी में बैठकर खूब सारी बातें करते हुए चले जाते हैं। नेहा और अमर को एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था और देखते ही देखते नेहा का घर आ जाता है। अमर नेहा को ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे मानसून का दिन आने वाला था। अब लगातार आए दिन बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश का मौसम देखकर नेहा की माँ को फिर से चिंता होने लगी थी। अब तो बारिश का भी मौसम शुरू हो गया है। अब तो वैसे भी कोई रिश्ते नहीं आने वाली मेरी बेटी के लिए। आखिर ऐसा कौन सा ग्रह और नक्षत्र खराब चल रहा है मेरी बेटी का, जिससे मेरी बेटी की शादी ही नहीं हो रही। बेचारी सास इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर किशोरी का फोन आता है और किशोरी बोलती है, अरे भाभी मुबारक हो, नेहा के लिए एक रिश्ता आया है। सावन की ये पहली बारिश बहुत भाग्यशाली है हमारी नेहा के लिए। जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही लड़के वालों का फोन आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बता कि लड़का करता क्या है और कहाँ रहते हैं वो लोग। भाभी सच बताओ तो मैं नेहा के लिए ये रिश्ता एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेके आई हूँ। जिन बच्चों की शादी नहीं होती है ना, वो ज्यादातर किसी शादी.com के जरिए शादी करते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं नेहा की प्रोफाइल बनाऊं। और देखो, जैसे ही प्रोफाइल बनाई वैसे ही अमर का रिश्ता आ गया। लेकिन भाभी एक दिक्कत वाली बात है। क्या दिक्कत है, जल्दी बताना। दरअसल बात ये है कि लड़का एक गरीब फैमिली से है। वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए छोटा मोटा काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान अच्छा है तो अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता है। तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? नहीं नहीं, मैं किसी गरीब घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। भाभी मेरी बात मानो, एक बार पहले आप नेहा से पूछ लो। अगर उसे ये सही लगता है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना रहने देंगे। किशोरी अपनी भाभी के फोन पर अमर की फोटो व्हाट्सएप करती है। तभी नेहा की माँ अमर की फोटो नेहा को दिखाती है। फोटो देखते ही नेहा शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी नेहा की माँ नेहा से कहती है, तुझे पता भी है ये लड़का एक गरीब फैमिली से है। अपने घर परिवार को संभालने के लिए क्या करता है? अरे छोटे मोटे काम से क्या होता है? अब तू बता, एक ऐसे गरीब परिवार में तू कैसे एडजस्ट कर पाएगी? माँ सिंपल सी बात है, मेरे लिए पहले बहुत सारे अमीर और बिजनेसमैन लड़कों के रिश्ते आते थे, पर सब ने मुझे मेरी कमी देखकर ही रिजेक्ट किया। पर आप खुद सोचो, अमर ने मुझे सामने से ही रिक्वेस्ट भेजा है। इसका मतलब ये है कि अमर को मेरी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। उसे मैं पसंद हूँ। शायद इस वजह से ही उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। नेहा अपनी माँ को सारी बातें बताती है। इसके बाद नेहा की माँ अमर को अपने घर बुलाती है और इस तरह से दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है और हंसी खुशी नेहा की माँ उन दोनों की शादी करवा देती है। प्रीतमपुर गांव के लोग बड़े ही सीधे थे। वहाँ किसी को कुछ भी कहा जाता तो वो उसे सच समझ लेते थे। उसी गांव में रमाकांत अपनी माँ, बीवी और बहन के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन रमाकांत अपनी बीवी से कहता है, मुझे पता चला है कि ये च्यवनप्राश खाने के बहुत फायदे हैं। शरीर को बहुत फायदा मिलता है। मैं सोच रहा हूँ अब सर्दी आ रही है तो क्या मैं ले आऊँ च्यवनप्राश? आपकी जैसी मर्जी हो। अगर आपको लगता है ये अच्छा है तो ले आइए, लेकिन ये हमारे गांव में मिलेगा या नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेगा? वैसे भी अब हमारा गांव बहुत आगे बढ़ चुका है। सब सामान बहुत ही आसानी से मिल जाता है यहाँ पर अब। हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ। हमारा गांव अब किसी शहर से कम नहीं है। ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए, माँ से पूछ लीजिए उनको खाना है या नहीं। क्या हुआ? क्या पूछना है मुझसे? बताओ, मैं आ गई। क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी च्यवनप्राश खाना शुरू कर दें, ताकि घर के सभी लोग ठीक रहें। अब तो मौसम भी बदल रहा है, कोई बीमार ना हो जाए, इसलिए च्यवनप्राश खाना बहुत फायदेमंद होता है। अरे लेकिन लेकर कहाँ से आएगा? और तुझे किसने कहा कि ये जो भी है वो खाने से शरीर की बीमारियां भाग जाती है? माँ, मैंने बहुत लोगों को खाते हुए देखा है। यहाँ तक तो हमारे रघुवीर चाचा को भी देखा है खाते हुए, और वही कह रहे थे बहुत फायदा है खाने का। ठीक है, फिर जो अच्छा लगे वही करो। वैसे भी मुझे नहीं खाना ये अनाप शनाप चीजें। तुम लोग खाओ और अपनी सेहत बनाओ। मैंने तो अपनी सेहत बहुत बहुत पहले से अच्छी से संभाल रखी है। क्या माँ, आप भी? आपको क्यों नहीं खाना? एक बार तो चख कर देखिए, काश आपको अच्छा लगे।
वैसे भी भैया बोल रहे हैं शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। तेरे भैया को और कोई काम नहीं है क्या? 10 दुनिया की बातें सुनते हैं और सब कुछ हम पर आजमाते हैं। ना बाबा ना, मुझे नहीं खाना। जब सब लोग खाएंगे और बोलेंगे कि अच्छा है, मैं तभी खाऊंगी। माँ जी, इन पर एक बार तो भरोसा रखो, ये हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। पागल हो गई है क्या? मैंने ये कब कहा कि ये हमारे साथ बुरा करेगा? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, पर उस चीज पर नहीं जो ये लेकर आने वाला है। ठीक है, फिर आप मत खाना, हम लोग खा लेंगे। अगर आपको बाद में भरोसा हो जाता है तो आप भी खाना शुरू कर देना। रमाकांत की बात सुनकर जानकी मान जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब जानकी अपनी बेटी को च्यवनप्राश खाते हुए देखकर कहती है, क्यों रे रानू, कैसा लगता है ये खाने में? कोई स्वाद वगैरह है या नहीं, या बेस्वाद चीजें मुंह बना बना कर खा रही है? स्वाद तो भर भर कर है, एक स्वाद नहीं बहुत चीजों का स्वाद है। लीजिए खाइए ना आप भी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब, दूर रख मुझसे। और हाँ, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चाहिए या नहीं तुझे? अगर कुछ चाहिए हो तो बता दियो। हाँ, च्यवनप्राश लेकर आना, वो क्या है ना खत्म हो गया है और शायद भाभी को चाहिए हो। तेरी भाभी है कहाँ, दिख नहीं रही है। पता नहीं दिन भर कटोरी में लेकर क्या खाती रहती है। माँ, शायद भाभी सब्जी खाती होगी, उनको भूख लग जाती है। मैंने उनको हमेशा देखा है, वो कटोरी में लेकर सब्जी ही खाती है। ये क्या बात हुई? उसे कैसी सब्जियां खाने की आदत हो गई है? मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। अरे माँ, आपको कहीं जाना था ना, तो जाइए ना। अब आप भी क्या भाभी के पीछे पड़ जाओगी क्या? आप भी जाइए, मैं भाभी को बता दूंगी। माँ जी, आप कहीं जा रही हो क्या? मैं भी चलूं आपके साथ? अब तुझे क्या चाहिए बता मुझे, मैं खुद ला कर दूंगी। वो क्या है ना, हमारी चुगलखोर पड़ोसन के साथ जा रही हूँ। अगर उसने हमारे बीच की बातें सुन ली ना, तो पूरे मोहल्ले भर में हमारे घर की चर्चा करने लग जाएगी। हाँ, बिना बात के हमारे घर को प्रसिद्ध कर देगी। सभी के घर सुबह अखबार आता है, लेकिन ये ऐसी अखबार है जो शाम होते ही सबके घर पहुँच जाती है। नहीं माँ जी, मैं फिर भी जाऊंगी, मुझे जरूरी सामान लेना है, वरना आपके बेटे मुझे बहुत कुछ सुना देंगे। ऐसा क्या लेकर आना है तुझे जो इतनी बहस कर रही है? च्यवनप्राश लेकर आना है, अगर नहीं आई तो उनको गुस्सा आएगा। जानकी अपनी बहू को लेकर बाजार जाती है, तभी उसकी पड़ोसन उनको देखकर कहती है, क्या बात है जानकी, मैंने कहा था साथ में बाजार जाने को, लेकिन तुम अपने बहू के साथ बाजार चली आई। तुम तो झूठी निकली। अरे चाची, हम बता रहे हैं, माँ जी हमसे बोल रही थी कि ललिता के साथ फिर से बाजार जाना है, इसीलिए तो हम लोग जल्दी आए हैं। अच्छा, मुझे लगा तेरी सास मुझे अकेला छोड़कर भाग गई, लेकिन नहीं, तेरी सास तो मुझे बहुत चाहती है, तभी तो दोबारा बाजार आई है मुझसे बात करने के लिए। तीनों अपना सामान खरीद कर घर को वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जानकी अपनी बहू को हाथ में कटोरी लेते हुए देखकर जानकी कहती है, क्यों रे बहू, तू दिन भर सब्जियां खाती रहती है? रानू ने मुझे बताया था तुम दिन भर सब्जियां खाती रहती हो। तुझे ऐसी भी क्या भूख है जो खाना खाने तक रुक नहीं सकती सब्जियां खाने से? अच्छा तो खाना ही खा ले। मैंने कब खाई सब्जियाँ? और ये सब्जियाँ नहीं है, मैं तो मसाले घोल रही थी। आपको एक बार जाकर रानू से पूछना चाहिए, उसने आपको झूठ क्यों बोला? मेरी बेटी मुझसे क्यों झूठ बोलेगी भला? मैं उसकी माँ हूँ, उसे बहुत अच्छे से पता है अगर मुझसे झूठ बोला तो क्या हो सकता है। तो आप मुझे देखिए और मेरी कटोरी को देखिए, भला मैं सब्जियाँ क्यों खाऊं? वैसे भी मुझे सिर्फ सब्जियाँ खाना पसंद नहीं है। हाँ, तेरी कटोरी में तो सिर्फ मसाला ही है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि रानू झूठ क्यों बोल रही है। रुक, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। माँ जी, आज फिर मुझे बाजार जाना है। वो क्या है ना, आपके बेटे का च्यवनप्राश खत्म हो चुका है। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, लाए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और खत्म हो गया। अरे तुम सब च्यवनप्राश खाते हो या नहाते हो जो एक ही हफ्ते में खत्म हो जाता है? जानकी और माधुरी फिर से बाजार जाते हैं और घर का सामान लेकर आते हैं और दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रानू बोलती है, अरे वाह, क्या बात है, च्यवनप्राश में बोलने ही वाली थी कि खत्म हो गया, उससे पहले आ भी गया। भाभी, क्या मैं थोड़ा सा खा लूं? हाँ, लेकर आके। और तुम मुझे ये बताओ, अभी च्यवनप्राश खाने का कौन सा वक्त है जो तुम खाओगी?
ओफो भाभी, कुछ खाने का भी कोई वक्त होता है क्या? जब भी मन हो तब खा लेना चाहिए, वक्त देखा नहीं करते। सबसे पहले मुझे तू ये बता, वो तू ही है ना जो हर वक्त सब्जियों में च्यवनप्राश मिलाकर खाती है, इसीलिए हर हफ्ते खत्म हो जाता है और नया डब्बा लाना पड़ता है। नहीं तो मैंने आपको बताया था ना, शायद भाभी सब्जियां खाती है तो शायद भाभी ही च्यवनप्राश खाती भी होंगी। अरे पागल लड़की, मैं च्यवनप्राश खाती ही नहीं हूँ, तो कैसे तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि च्यवनप्राश खत्म होने का या सब्जी खाने का? वैसे भी माँ जी को मालूम है कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं, इसीलिए अब झूठ मत बोलो और साफ साफ बताओ। लो कर लो बात, ये तो खाती ही नहीं है, फिर क्या ही फायदा इसे कुछ पूछने का। अब तू बता, क्यों खाती है तू च्यवनप्राश? क्या हुआ? क्यों ऐसे रानू के पीछे दोनों हाथ धोकर पड़े हुए हो? अरे तेरी बहन को च्यवनप्राश सब्जियों में डालकर खाने की आदत है, भगवान जाने कैसे और कब इसे ऐसी आदत लग गई। आज के बाद ऐसी चीजें घर में नहीं आएंगी। क्या? ये क्या मतलब? ये कैसी आदत है तेरी? अगर खाना ही है तो चम्मच में लेकर खाओ, ऐसे कैसे सब्जियों में मिलाकर खाती हो? ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसे कभी च्यवनप्राश नहीं खाया करूँगी। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आज के बाद घर पर ऐसा सामान आएगा ही नहीं जिसे खाकर तबीयत खराब हो जाए। अब हम जानबूझकर तो किसी की तबीयत खराब नहीं कर सकते, इसीलिए आपको और आपकी सब्जियों में च्यवनप्राश मिलाकर खाने वाली बहन को आज के बाद च्यवनप्राश नहीं मिलेगा और न ही घर पर आएगा। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रानू को बदलता देखकर जानकी खुश थी। क्या सच में रानू सब्जियों के साथ च्यवनप्राश खाया करती थी या उसकी भाभी खाने में च्यवनप्राश डाला करती थी? बात तो अब भी साफ नहीं हुई थी कि आखिर कौन था सब्जी में च्यवनप्राश खाने वाली या सब्जी में डालकर बनाने वाली। सोनापुर गांव में रहने वाली वर्षा अपने माँ बाप की तरह ही बड़ी खुले दिल की थी। उसके घर अगर कोई भी आता तो वो बिना कुछ दिए उनको जाने नहीं देती। कुछ समय बाद अब वर्षा की शादी आलोक नाम के व्यक्ति से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन आलोक वर्षा से कहता है, वर्षा, तुम्हारे बाबा ने कितने अरमानों के साथ तुम्हारी शादी मुझसे करवाई थी, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत खराब निकली और तुम्हें मिला क्या? मेरे जैसा पति जो ठीक ठाक कमाता भी नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? आपको क्या लगता है मेरे बारे में? क्या मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ? अगर मुझे ऐसा ही सोचना होता तो मैं शादी से पहले ही सोच लेती। अब सोचकर क्या करूँ? अच्छा चलो, इस बात से ना थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है जो तुम मुझे मिली, वरना मुझ जैसे गरीब के साथ कौन रहता। ऐसा मत कहिए जी, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आप जैसे भी हो मेरे पति देवता हो और मैं तो आपकी पूजा करती हूँ। अरे तुम गुस्सा मत हो ना, वरना इस गरीब के घर का चूल्हा वो तो कभी जल ही नहीं पाएगा। अब कहीं बाहर चलते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। मेरी दुकान चलोगी? हाँ चलिए, आपकी दुकान ही चलते हैं। दुकान जाएंगे तो कुछ तो फायदा होगा, वहाँ बैठकर 2 पैसे तो आएंगे। आलोक जूते सिलने का काम किया करता था और जब उसकी कमाई होती थी घर पर राशन आया करता, वरना गरीब के घर का चूल्हा हमेशा बिना जले ही रह जाता। ऐसे ही एक दिन वर्षा रास्ते से जा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कहती है, क्या बात है वर्षा, आज अपने पति के लिए खाना ले जा रही हो? बहुत दिनों बाद बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ दीदी, क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है कि बिना खुश हुए रहा ही नहीं जाएगा। अब इन्हें भी वो खुशी मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं खुद आज इनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। क्या बात है जो हमें नहीं बता रही? ओहो, कहीं वो वाली खुशखबरी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ शायद हम गरीबों के लिए उससे भी बड़ी वाली खुशी की बात है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। ओहो, बड़ी जल्दी है तुम्हें, क्या बात है? आखिर क्या खुशखबरी है? हमें भी तो सुनाती जाओ ताकि हमें भी एहसास हो खुशी का। अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। दीदी शर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, और हाँ मैं आपको ये बात अभी नहीं बता सकती क्योंकि ये बात पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर जाकर आप लोगों को। चल ठीक है, फिर जाओ अपने पति के पास और उसे खुशखबरी दो और वापस लौटते समय हमें दे देना खुशखबरी। वर्षा, तुम खाना लेकर आई हो? बाहर कितनी धूप है, धूप में आने की क्या जरूरत थी?
मैं आ ही तो रहा था घर। क्या जल्दी थी तुम्हें? बात ही कुछ ऐसी है जी कि हम खुद को रोक नहीं पाए और आपको बताने यहाँ तक चले आए। और जब हमको यहाँ आना ही था तो हमने सोचा कि आपके लिए खाना भी लेते आए। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम खुद को रोक नहीं पाई? जल्दी बताओ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। अजी मुझे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया है, बर्तन, कपड़ा और खाना बनाने का। और आपको पता है मुझे पूरे 3000 रुपया देंगे वो। उसके बाद हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का पेट पाल सकूं। तू है मेरी जिंदगी पे। अरे जी, आप इतना मन उदास क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। मैं आपको उदास करने के लिए अपने लिए खुशी कैसे ढूंढ सकती हूँ? ऐसा नहीं है वर्षा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो तुम्हें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसी हालत का क्या मतलब है जी? अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगी। आलोक की बात मानकर वर्षा वो काम नहीं करती, लेकिन उसको अपने पति की मदद करनी थी, इसलिए वो घर पर ही रहकर कुछ करने का सोचती है। एक दिन वो घर के आंगन में बैठकर चूल्हा बना रही थी, तभी उसकी पड़ोसन आकर कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर चूल्हा बनाया है तुमने वर्षा। कहाँ से सीखा है तुमने ये चूल्हा बनाना? बस दीदी, मेरी माँ ने थोड़ा बहुत सिखाया था तो बस जितना सीखा वही कर लेती हूँ। सुनिए ना दीदी, अगर आपको कोई पूछे चूल्हे के बारे में तो मेरा नाम बता देना ताकि मैं थोड़े चूल्हे बेच दूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अगर कोई ग्राहक मिलता है तो मैं बताती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मेरी मदद कर रही हो। कम से कम मेरे कुछ करने से मेरे घर का चूल्हा तो जलेगा। अरे क्या बात है, चूल्हा तो बहुत खूबसूरत है। कितने का दे रही हो? मालिक, बस 15 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है। मैं बस आपसे अपनी मेहनत का पैसा ले रही हूँ। अरे ये तो बहुत सस्ता है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ चूल्हे बनाकर दे दो, मैं बेचूंगा और जितना पैसा लाभ होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे ताकि तुम्हें तुम्हारा मेहनता मिले और मुझे भी। लेकिन चूल्हा खरीदेगा कौन? शायद ही कोई चूल्हा खरीदे। अब तो लोग खुद से चूल्हा बनाते हैं। हाँ बनाते तो हैं, लेकिन कई लोगों को बनाना नहीं आता। मुझे भी कुछ जगह के बारे में पता है। जैसे चूल्हे तुम बनाती हो, ऐसे चूल्हे मिल पाना बहुत ही कठिन है। ठीक है मालिक, मैं आपको चूल्हा बनाकर दूंगी। आप मुझे मेरी मेहनताना दे देना ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं अच्छे अच्छे चूल्हे बनाऊं। लेकिन पहले ये एक चूल्हा इस्तेमाल करके देखूंगा, तब जाके लूंगा। अगर ये चूल्हा अच्छा लगा तो बाकी भी ले लूंगा और तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा। सेठ की बात सुनकर वर्षा खुश हो जाती है और चूल्हा बना कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और वर्षा को बहुत लाभ होते हैं, लेकिन वर्षा का लालच और घमंड बढ़ता जाता है और वो चूल्हे में गड़बड़ी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सेठ आकर गुस्से में कहता है, क्या बात है वर्षा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई गद्दारी मत करना, वरना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। हाँ तो मत दो, किसने कहा है मेरा साथ देने को? वैसे भी मेरा चूल्हा मुझसे ज्यादा तो आपको पैसे कमा कर देता है। मुझ गरीब के घर का चूल्हा बेचकर खुद को अमीर बना लिया है आपने। बस कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी। सच कहते हैं लोग, किसी गरीब के पास अगर पैसा आ जाए तो वो बदल जाता है। देख लिया आज मैंने तुम जैसे गरीब की मदद करके। अरे जाओ जाओ, आपने मेरी कोई मदद नहीं की है, आपको लालच था, तभी तो मेरी कारीगरी को बाजार में बेचकर खूब नोट छापे हैं, लालची बुढ़ा। वर्षा, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो सेठ जी से। क्यों जी, मेरी क्या गलती है जो मैं माफी मांगू? वैसे भी मेरी मेहनत का मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे बराबर से मिलता नहीं था। बस
बस इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं और काम नहीं करने देना चाहता था। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन अपनी बीवी के कमाई पे जीने के लिए तुमने मजबूर किया है मुझे। ठीक है फिर आप अपनी कुटिया में चले जाओ, और जब भी ना लगे कि इस गरीबी वाले घर में नहीं रह सकते, तब उसी वक्त अपनी सारी गलतफहमी और अकड़ छोड़कर मेरे पास आ जाना। अरे क्या बात कर रही हो वर्षा, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। वर्षा बदल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना वक्त खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। रहने दो आलोक, अगर इंसान में घमंड आ जाए तो उसका घमंड उसे ले डूबता है। जब रावण का घमंड नहीं टिका तो इसका क्या टिकेगा। हाँ, मैं वर्षा हूँ, और जब मुझे गुस्सा आएगा तब मैं सबको तबाह कर दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, और आलोक जी अभी भी वक्त है, फैसला बदल लीजिए। नहीं, मैं गरीब हूँ तो मुझे गरीब रहना ही अच्छा लगता है। कम से कम घमंड तो नहीं है मेरे अंदर। चलिए सेठ जी, इस घमंडी औरत के साथ नहीं रहना मुझे। हाँ, जाओ, किसने रोका है। जब भूख और गरीबी रुलाएगी ना, तब वर्षा याद आएगी। आलोक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता है और अब वर्षा अपने व्यापार से खुश नहीं थी। अब उसे खुद चूल्हा बनाना पड़ता और बेचने भी पड़ते। वर्षा के व्यापार के साथ उसका घमंड भी टूटता जा रहा था। एक दिन वर्षा अपने पति आलोक के घर जाती है, तभी उसे देखकर पड़ोसन कहती है, क्या बात है वर्षा, बड़े दिनों बाद आई हो। पैसे और घमंड का नशा उतर गया या नहीं? आप भी मुझे गलत समझ रही हो। अरे मैंने उनको कहा था, लेकिन वो ही मेरे साथ रहना नहीं चाहते। गरीब ही सही, लेकिन पहले तुम खुश थी और अब देखो खुद को तरस आता है तुम पे। भले गरीब के घर का चूल्हा देर से जलता हो, उसमें सुकून था वर्षा। हाँ, अब मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए आलोक कहाँ है, दिख नहीं रहे। अरे आलोक बाबू तो शहर चले गए अपना सब कुछ छोड़कर। भला हो सेठ का जिसने उनकी मदद की। वीना की बात सुनकर वर्षा अपनी किस्मत पर रोती रह जाती है। अब तो ना उसकी किस्मत में गरीब पति रहा और ना ही चूल्हे का व्यापार। हद से ज्यादा लालच इंसान को अंधा बना देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।